हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं। काफी चीजें हम लोगों ने सीख ली है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी तक हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो हमने बेसिकली लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आगे देखेंगे बच्चों कि अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो बच्चों, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग रूल नहीं है, पहली बात। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई डिफरेंट रूल नहीं है। यहां पर सिर्फ एडिशन ही होता है। एडिशन के टर्म में ही आप सब्ट्रैक्शन को समझ सकते हो। कैसे, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। सपोज आपके पास ये वेक्टर है a, ठीक है, और ये वेक्टर है सपोज b, ठीक है, और इसके बीच एंगल है थीटा। तो ये दो वेक्टर गिवन है आपको a प्लस बी करना है, तो आसान है भाई। आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, और ये हो गया आपका a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये मिल गया आपको, है ना। एडिशन के रूल से हमने ये चीज सीखा है। बट अगर आपको वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, ऐसा कर सकता हूं। ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। वेक्टर a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस वेक्टर b। अब याद करो बच्चों, माइनस ऑफ वेक्टर b क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, है ना। हमने एक टर्म पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए अगर आप उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, अपोजिट कर देते हो, तो वो उसका क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये वेक्टर b है, तो इसका डायरेक्शन पलट दूंगा, है ना। डायरेक्शन पलट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर b हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर b। अब देखो, अगर मैं इसको माइनस ऑफ वेक्टर b के साथ ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस b मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, a माइनस प्लस ही कर रहा हूं, मतलब एडिशन ही कर रहा हूं, लेकिन किसके साथ कर रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर के साथ। ठीक है, तो जो एडिशन के रूल्स है वही रूल्स यहां भी लगेंगे। तो चेंज क्या आएगा सर, चेंज बस इतना आएगा कि आप इसको और इसको ऐड करने की जगह आप इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, a और b का माइनस b के साथ ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अब फिर से क्या करोगे बच्चों, फिर से तो हमारा अब क्वेश्चन क्या बन गया। अब सवाल उठता है बच्चों, इधर एंगल कितना था, थीटा, लेकिन अब मैं किन किन वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, इस वेक्टर और इस वेक्टर को। तो अब मुझे एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, सर एंगल हमेशा वो लेना होता है जब टेल टू टेल मिलने के बाद उनके बीच एंगल बनता है। तो दिस एंगल नाउ वी हैव टू टेक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। ये टोटल एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया बच्चों 180 माइनस थीटा। तो ये वेक्टर a और ये वेक्टर माइनस ऑफ b। ठीक है, तो चलो अब देखो, है ना, पैरेललोग्राम लॉ लगा लेंगे, है ना, इसको और इसको, है ना। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया तो ये जो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। किसका किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर a का और माइनस ऑफ वेक्टर b का। तो ये हुआ मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट क्या आया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b आया। आ रही बात समझ में। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b इस तरीके से मिल गया। अब सिंस हमने पढ़ा है कि मॉड r, है ना, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा कितना है, ठीक है, इस कंडीशन में थीटा कितना है आपको। अच्छा, जब हम इसको पलटते, ये माइनस का मतलब क्या हुआ, ये माइनस का मतलब बस इतना हुआ कि डायरेक्शन इसके अपोजिट में, ये प्लस डायरेक्शन और ये माइनस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पहले जो था b, वही b अभी भी, अगर पहले 4 मैग्नीट्यूड था तो अभी भी क्या है, 4 ही है, -4 नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है।
है ना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये पहले 4 था तो अभी भी ये क्या है, 4 है, ठीक है बच्चों। तो ए बी है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ इसमें चेंज आया थीटा में। अब थीटा कितना हो गया बच्चों, थीटा ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला थीटा कितना है 180 माइनस थीटा। तो इस थीटा के प्लेस पर हम क्या रखेंगे बच्चों, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, 180 माइनस थीटा मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। एक बात प्लस, ये देखो रेफरेंस क्या है 180, क्या रेशियो चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आर इक्वल्स टू, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। देयरफॉर आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अंडरस्टूड, आ रही बात समझ में। तो बच्चों अगर ये दो वेक्टर दिए हो, इनके बीच में एंगल थीटा दिया हो, तो प्लस करने बोले तो यहां पर क्या आता था प्लस 2ab cos थीटा, और इन दोनों को माइनस करने बोले तो क्या आएगा माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, है ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे यहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली आप एंगल निकालना चाहोगे तो ये वाला एंगल जैसे भी हो सके, है ना, आप इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, आपको एंगल पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, हमें एडिशन ऑफ वेक्टर में ही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, तो इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ में आया क्या, एक वेक्टर को 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स में तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, ब्रेक कर देना कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बच्चों, इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है बच्चों। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स इज known as resolution of vector, resolution of vector, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे, है ना, ये बात समझ में आएगी कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना, ठीक है, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। मान लो बच्चों एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इसको ना आप ब्रेक करो अलोंग एक वेक्टर ए और एक वेक्टर है इस तरफ बी। इसके एक कंपोनेंट इसके तरफ तोड़ो और एक कंपोनेंट इसके तरफ तोड़ो, ऐसा बोलता हूं। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, रिजॉल्व वेक्टर ए along the direction of vector A and vector B, ठीक है। रिजॉल्व कैपिटल वेक्टर A along the direction of small vector A and small vector B। अगर ऐसा करने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करना, इसका सिंपल सा रूल है, ठीक है। इसका जब आप रिजोल्यूशन करोगे, हम एक एग्जांपल लेकर के भी देखेंगे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, वेक्टर ए को तोड़ना है इसमें और इसमें, ठीक है ना। तो भाई जब इसको तोड़ेंगे और इसके अलोंग लाएंगे, तो फिर वापस इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए ना,
आई बात समझ में? अगर मैं इसको दो टुकड़े कर देता हूं तो वापस उस दो टुकड़े को जोड़ूंगा तो यही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मान लो अब टूटेगा तो कुछ इसके साथ कुछ स्केलर क्वांटिटी जुड़ गई। सपोज मैंने ले लिया बच्चों, इसके साथ ले लिया m वेक्टर a और इसके साथ ले लिया n वेक्टर b। ठीक है, ओके। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो होगा वो किसके, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो किसके अलोंग होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स बन गए। तो ये दो कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद फिर से हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो इस चीज को आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमें कहा जाता है कि वेक्टर 2i + 3j है ना, वेक्टर ए है 2i + 3j है ना, इसको रिजॉल्व करना है ना, रिजॉल्व इट अलोंग i + j एंड i - j है ना। एक वेक्टर है i + j और एक वेक्टर है i - j, इनके अलोंग क्या करना है, आपको रिजॉल्व करना है। तो इसको क्या मान लेंगे बेटा, वेक्टर स्मॉल a, और इसको क्या मान लेंगे, वेक्टर स्मॉल b। इस चीज को इसमें रख दो। तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, वेक्टर a = m वेक्टर a + n वेक्टर b। चलो रखते हैं, वेक्टर a कितना है बच्चों, इतना 2i + 3j। ठीक है, m पता नहीं है, वेक्टर a कितना है, i + j, एंड n पता नहीं है, वेक्टर b क्या है, i - j। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या हो गया, 2i + 3j। तो यहां पर देखो mi हो जाएगा, इधर ni हो जाएगा है ना, तो i कॉमन हो जाएगा, तो i m + n। ठीक है, सिमिलरली j कॉमन हो जाएगा इसमें, और क्या हो जाएगा, m - n। इस तरीके से आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें क्या है, वेक्टर है और इधर की चीजें और इधर की चीजें बराबर हो रही है। ऐसा कब संभव है ना, जब सारे कंपोनेंट्स क्या हो, बराबर हो, है ना। इधर के i के कंपोनेंट्स और इधर के i के कंपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे, और इधर के j के कंपोनेंट और इधर के j के कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे, तभी ये दो टर्म आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो आपको i को i के साथ इक्वेट कर देना है, j को j के साथ इक्वेट कर देना। तो i का देखो कंपोनेंट उधर है बच्चों m + n, और इधर क्या है 2, तो एक इक्वेशन मिल गया आपको। सिमिलरली इधर m - n है j का कंपोनेंट, और इधर j का कंपोनेंट 3 है, तो m - n बराबर क्या रख लेना है, 3, इक्वेशन नंबर 2। इनको सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों, ये कैंसिल हो गया ऐड करने पर, 2m = 5, देयरफॉर m = क्या हो गया बच्चों, 5/2। सिमिलरली किसी में रख लो, इसमें रख लो, ये मान लो, तो m उधर चला गया बच्चों, n क्या बचा, 2 - 5/2। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, m + n, ये क्या निकला मेरा, हाँ m निकला 5/2, m + n, तो n क्या हो जाएगा, 2 - 5/2, तो 4 - 5/2 यानी -1/2। इस तरीके से आ जाएगा, आ रही बात समझ में, -1/2। तो क्या क्या हो गया भाई कंपोनेंट, देखो तो है ना, यहाँ पर जो हमने m लिया था वो कितना मिल गया, 5/2, और यहाँ पर जो n लिया था वो क्या हो गया, -1/2। ठीक है, तो भाई हो गया, तो बच्चों देयरफॉर अब वेक्टर a को क्या लिखा जा सकता है, m की जगह 5/2 i + j, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, n की जगह -1/2 i - j, है ना, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हो गए, i + j के अलोंग ये है और i - j के अलोंग ये है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या करना है,
वेक्टर को रिजॉल्व करना है अगर किसी ऐसे दो गिवन डायरेक्शन में निकालने बोला जाए तो, ठीक है। सिंपली आपको इस तरीके से रख लेना है और m और n फाइंड कर लेना है बस, ठीक है। और कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने क्या सीखा भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक और तरीका होता है वेक्टर को रिजोल्व करने का, कि हम उसको दो ऐसे डायरेक्शन में तोड़े जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, सी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मतलब हुआ रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग तोड़ते हैं, ठीक है, स्प्लिट करते हैं। तो क्या क्या कहा जाता है उसको, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर अलोंग टू म्यूचुअली, ठीक है बच्चों, along two mutually perpendicular directions is called rectangular resolution of vector, rectangular resolution of vector, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? तो सी कैसे करेंगे इसको हम लोग, मान लो बच्चों ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा। ध्यान से समझिए, ठीक है, ये एंगल है थीटा। तो ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अगर ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो ऐसा होगा इसका हाल, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं अगर ऐसा करूं बच्चों, इस तरीके से पूरा कर दूं, ठीक है, तो यहां पर मान लो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ओ और ए और बी, ऐसा मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब मैं बोलता हूं कि बच्चों बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे साइन थीटा क्या होता है, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है देखो, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है, ए। तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, ए साइन थीटा, हुआ ना। तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, ए साइन थीटा। अंडरस्टूड। सिमिलरली मैं कहूं कि बच्चों बताओ कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ ए बेस हो गया और हाइपोटेनियस ए हो गया। देयरफॉर ओ ए कितना हो गया, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ए कॉस थीटा, और ये वाला टर्म क्या हो गया, ए साइन थीटा। आ रही बात समझ में? तो भाई ये जो ए था ना, उसको एक कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा और एक क्या हो गया, ए साइन थीटा। आई बात समझ में बच्चों? याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, है ना, हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, और जे वाई एक्सिस को दिखाने वाला कौन सा वेक्टर होता है, जे कैप, ठीक है। तो इस ए वेक्टर को, है ना, ए वेक्टर को, है ना, मैंने दो टुकड़े कर दिए, इधर और इधर। तो इधर कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है इधर का, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप, प्लस, है ना, दूसरा क्या है, ए साइन थीटा, और वो किस डायरेक्शन पे है बच्चों, वाई एक्सिस पर, तो जे कैप। तो हमने ऐसा बना डाला, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है बच्चों। तो ये जो ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा है वो क्या कहलाता है बच्चों, इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है।
ये कंपोनेंट और एक दूसरा कंपोनेंट ये आया। तो देखो ये और ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये ए साइन थीटा है बच्चों, तो ये भी क्या हुआ, ए साइन थीटा हुआ। ठीक है, तो इस ए वेक्टर को एक इधर और एक इधर है ना, हमने ऐसा तोड़ लिया। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर है दोनों डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने इसको तोड़ करके ये और ये बनाया, तो क्या ये इसको वापस जोड़ करके ये मिलेगा? सर ऑब्वियसली वापस जोड़ करके ये मिलेगा। ठीक है, देखो ये और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा बच्चों, है ना, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है इन दोनों का स्क्वायर, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या मिलता है, उसका रूट कर देंगे तो ये हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो देखो आ रहा है क्या वही चीज, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1। तो ए स्क्वायर हो गया, बचा क्या, ए। देखो वापस आ गया क्या वही चीज, आ रही बात समझ में। तो आप क्या कर सकते हो, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ऐसे तोड़ोगे, है ना, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है, और वो एंगल बना रहा है इस तरफ 60 डिग्री। 60 डिग्री आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका कंपोनेंट्स क्या क्या होगा। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर। ठीक है बच्चों, एक कंपोनेंट किधर आएगा, इस तरफ। अगर ये मान लो इस वेक्टर का नाम ए है, तो इधर का जो कंपोनेंट होगा, चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, हम उसको क्या बोलेंगे, ए का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, ए का एक्स कंपोनेंट। अब सवाल उठता है कि कितना। तो अभी अभी हमने सिखाया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका कॉस थीटा, 10 कॉस कितना है थीटा, 60, 10 कॉस 60। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही कॉस आए, इस तरफ हमेशा कॉस आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉस हमेशा उस तरफ आएगा जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है, उस एक्सिस के साथ हमेशा क्या आएगा, कॉस आएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 10 और cos 60 क्या होता है बच्चों, 1/2। तो ये क्या हो गया, 5। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, 5। और एक कंपोनेंट क्या जाएगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर तो इधर भी होता है, तो कौन सा लेंगे सर, जिधर वेक्टर है उधर वाला लोगे ना। ठीक है, तो जिधर वेक्टर है उधर वाला। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ए cos थीटा है, तो इधर क्या जाएगा, ए साइन थीटा। तो ए कितना है, 10 और साइन 60, साइन 60। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये क्या हो गया, 5√3। ठीक है, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग था तो एक्स कंपोनेंट बोले, ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसको क्या बोलेगा, ए का वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको आपने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। आ रही बात समझ में। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। आ रही बात समझ में। सिमिलरली चलो एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज आपको दिया बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर को रिजॉल्व करना अगर आपको नहीं आया तो आप बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, वेक्टर का रिजोल्यूशन हर स्टेप में जरूरत पड़ता है फिजिक्स पढ़ते वक्त, है ना, अक्सर जरूरत पड़ता है। तो बिना इसके तो आप पढ़ नहीं सकते फिजिक्स को, आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को रिजॉल्व करना आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलता हूं भाई कि एक वेक्टर लिया मैंने, ठीक है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज, अगेन 10 ही ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, चलो 6 ले लिया। ठीक है, और बोलता हूं कि यहां पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब क्या करोगे, किधर कैसे कैसे तोड़ोगे। तो भाई हमेशा, है ना, एक
कंपोनेंट किधर जाएगा, जिधर एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बच्चों, तो एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा। और इधर कौन सा जाएगा, देखो इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर कॉस वाला, ठीक है, तो इधर चला जाएगा कॉस वाला। तो 6 कॉस एंगल कितना है 30, तो ये हो गया 6 कॉस 30। और दूसरा क्या जाएगा इसके परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा 6 साइन 30। सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों 6 साइन 30 1/2, ये हो गया 3। और ये हो गया बच्चों 6 cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये हो गया 3 √3। बस हो गया, आपने रिजॉल्व कर लिया इसको, ठीक है बच्चों। सिमिलरली मान लो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है लाइक दिस, और इसकी वैल्यू है सपोज 4 है ना बच्चों, और आपको बोला कि भाई ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या करोगे बताओ, तो क्या होगा बच्चों, एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, तो आपको याद है बच्चों हमें क्या लेना है, इस तरफ क्या लेना है, इसके साथ एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, तो आप क्या करोगे कॉस वाला इधर लोगे, तो 4 cos 45 इधर हो गया, और एक हो जाएगा इधर 4 sin 45, ठीक है। तो 4 cos 45 भी 1/√2 होता है, यानी हो गया 2√2। और ये भी क्या होता है बच्चों 1/√2, तो ये भी क्या हो गया 2√2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ब्रेक कर लिया। तो चाहे कैसा भी दिया हो वो आप उसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। आ रही बात समझ में। सपोज हमने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है, और ये ले लिया मैंने 4, ठीक है। तो बताओ क्या होगा बच्चों, इसके साथ एंगल बन रहा है, इधर चला जाएगा cos, तो 4 cos 60, एंड इधर चला जाएगा क्या 4 sin 60। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको, आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर को रिजॉल्व करना। सी और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इधर लिया मैंने 5 और एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर के साथ एंगल बन रहा है, तो इधर क्या चला जाएगा 5 cos 30, ठीक है, 5 cos 30, और इधर क्या चला आएगा बच्चों 5 sin 30, ठीक है। तो 5 cos 30 कितना हो गया बच्चों √3/2, और 5 into 1/2, तो ये हो गया 5 √3/2 और 5 1/2। इस तरीके से आप वेक्टर को क्या कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है। आई क्या बात समझ में, दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो आपको वेक्टर रिजोल्यूशन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स दिखे उसको आप बना डालो, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखेंगे, कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, इसके आगे की चीजें हम लोग सीखेंगे।